तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 7 JCERT इंग्लिश बुक का यूनिट 2 बी द सोलिटरी रीपर। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए एक्सप्लोर द पोयम, इसमें कहा जा रहा है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इन द फर्स्ट स्टांजा सम वर्ड्स और फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड टू शो द गर्ल वाज वर्किंग अलोन इन द फील्ड्स, विच आर दोज वर्ड्स और फ्रेजेस। तो इसका मतलब है कि पहले स्टांजा में कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है जो यह दर्शाता है कि लड़की खेत में अकेली काम कर रही है। तो वो कौन से वर्ड है या वो कौन से फ्रेज है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं स्टांजा क्या होता है। तो जब भी आप पोयम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे टुकड़ियों में, यानी कि कहीं पे 2 लाइन का, कहीं पे 4 लाइन का, इस तरह के टुकड़ी बटे होते हैं। तो उन टुकड़ियों को ही हम स्टांजा बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं वर्ड्स क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। तो वर्ड्स यहाँ पे लेटर से मिल करके वर्ड बनते हैं। लेटर जैसे कि मान लीजिए जी और ओ, तो यहाँ पे जी ओ 2 लेटर्स हुए, यहाँ पे जी एक लेटर है और ओ एक लेटर है। तो ये दोनों लेटर्स मिल करके यहाँ पे गो एक वर्ड बन रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे वर्ड्स हो गए। और उसके बाद फ्रेजेज क्या होते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स मिल करके फ्रेजेज बनाते हैं जिसका कोई एक्चुअल मीनिंग निकलता है, सेट होता है, यानी कह सकते हो सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो उसको फ्रेज बोलते हैं। तो अब यही बताना है कि वो कौन से वर्ड्स या कौन से फ्रेजेज हैं जो यह दर्शाता या दिखाता है कि लड़की खेत में अकेली काम कर रही है। तो सबसे पहले हम पहले स्टांजा को देखते हैं कि पहले स्टांजा में क्या दिया हुआ है। उसके बाद फाइंड करेंगे कि यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो यह शो करते हैं कि लड़की जो है खेत में अकेली काम कर रही है। तो यहाँ पे पहला स्टांजा है, Behold her single in the field, yon solitary highlandless, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound. तो ये था हमारा पहला स्टांजा और इसमें बताना है कि कौन से वो वर्ड्स हैं जो दर्शाता है कि लड़की खेत में अकेली काम करे। तो यहाँ पे देखिए बिहोल्ड हर, यहाँ पे तो मतलब नहीं है सिंगल का मतलब होता है अकेला, तो यहाँ पे सिंगल एक वर्ड हो गया। उसके बाद देखेंगे तो योन सोलेटरी एक यहाँ पे फ्रेज है, दोनों एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेज है, तो यहाँ पे योन सोलेटरी एक फ्रेज हो गया। उसके बाद वाक्य पे जो सिंगल था वो एक वर्ड हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे तो बाय हरसेल्फ, मतलब वो खुद गा रही है, तो यहाँ पे भी अकेली को ही दर्शाता है, खुद, तो ये हरसेल्फ हो गया। उसके बाद है अलोन, यहाँ पे अलोन भी देखेंगे तो अकेली है। और एक वर्ड यहाँ पे है सोलिटरी, ठीक है। तो सोलिटरी वर्ड भी है, इसका मतलब भी होता है अकेला, अलोन, ठीक है। तो इसका ये अभी जितने भी यहाँ पे मैंने बताया, सिंगल, हरसेल्फ, अलोन, सोलिटरी, ये वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेटर से मिल करके बने हैं, ये वर्ड्स हैं। और उसके बाद अगर देखेंगे योन सोलिटरी, तो ये लेटर से मिल करके बने हैं वर्ड से मिल करके बना है यहाँ पे आपका फ्रेज। तो यहाँ पे ये फ्रेज है, ठीक है। Now question number 2 is what were the poet's first thought when he saw the solitary reaper? इसका मतलब है कवि के पहले विचार क्या थे जब उन्होंने सोलिटरी रीपर यानी कि अकेली फसल काटने वाली को देखा। तो इसका आंसर है द फर्स्ट थॉट्स व्हेन ही saw the solitary reaper, he whole valley is overfilled with the enchanting song of the solitary reaper। इसका मतलब है द फर्स्ट थॉट व्हेन ही saw the solitary reaper, मतलब उनका पहला विचार था जब उन्होंने सोलिटरी रीपर को देखा। द होल वैली इज ओवरफिल्ड, मतलब जो पूरा वैली है वो क्या चीज़ से भरा हुआ है, क्या चीज़ से, विद द इंचेंटिंग सॉन्ग ऑफ द सोलिटरी रीपर। इसका मतलब है संपूर्ण घाटी लड़की के अद्भुत गीत से भरा हुआ है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग वाज द गर्ल सिंगिंग, लड़की किस प्रकार का गीत गा रही थी। द आंसर इज द गर्ल वाज सिंगिंग द सैड सॉन्ग्स, मतलब लड़की जो थी वो सैड सॉन्ग्स, दुखद गीत जो है कह सकते हैं गा रही थी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो डैट द पोएट वाज इंचेंटेड बाय हर सॉन्ग, स्टांजा 3 से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका हिंदी मतलब है कि हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि द पोएट वाज इंचेंटेड, मतलब कवि जो थे वो मंत्र मुग्ध हो गए थे, बाय हर सॉन्ग, उसके गीत सुनकर या उसके गीत से। तो इसका आंसर है द पोएट स्टेट्स दैट देयर इज नो एंडिंग फॉर द सॉन्ग। इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि सॉन्ग का कोई अंत नहीं है। एज द सॉन्ग वाज हियर्ड बाय द पोएट, क्योंकि जो सॉन्ग था वो कवि के द्वारा सुना गया था। इवन आफ्टर द पोएट रीचेज हिज होम एंड ही सेज दैट द पोएम इज हियर्ड फॉर मेनी डेज, और यहाँ तक कि कवि अपने घर पहुँच जाते हैं, एंड ही सेज, वो कहते हैं कि
द पोएम इज हियर्ड फॉर मैनी डेज, और जो पोएम है या फिर यहाँ पे सॉन्ग कह सकते हैं वो कई दिनों तक सुना जाता है। एंड ही कीप्स ऑन मम्बलिंग, और वो क्या करते हैं, मम्बलिंग मतलब कह सकते हैं बड़बड़ाना गाना, जो हम लोग अपने मुंह में गुनगुनाते रहते हैं ऐसे ही, मतलब क्लियरली स्पष्ट रूप से गाते नहीं है, बस ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, उसको बोलते हैं मम्बलिंग करना। तो और वो कहते हैं कि हियर्ड फॉर मैनी डेज सुना जाता है, एंड ही कीप्स ऑन मम्बलिंग, और वो मम्बलिंग करते रहते हैं, मतलब जो सुना उसको गुनगुनाते रहते हैं। द सॉन्ग हियर्ड इन द फील्ड, जो सॉन्ग उन्होंने फील्ड में सुना था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसका मतलब है दिए गए स्टैंजास को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला स्टैंजा है, अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अब इस स्टैंजा से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, हु इज सी, यहाँ पे सी कौन है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर सी रेफर्स टू द गर्ल, यहाँ पे सी इस लड़की को रेफर करता है जो खेत में अकेली फसल काट रही है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, बी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय मेलंकली स्ट्रेन। इसका मतलब है मेलंकली स्ट्रेन का क्या मतलब है, तो इसका आंसर है मेलंकली स्ट्रेन मीन्स सैड सॉन्ग। अब सी नंबर में पूछा जा रहा है, व्हाट डज वेल प्रोफाउंड मीन, यानी कि वेल प्रोफाउंड का क्या मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल प्रोफाउंड मीन्स डीप वैली, यानी कि गहरी घाटी। इसका क्या मतलब होगा, गहरी घाटी। वेल प्रोफाउंड का मतलब हो जाएगा गहरी घाटी। अब इसके बाद पांचवें नंबर के प्रश्न में दूसरा स्टांजा है, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। अब इस स्टांजा से यहाँ पे पहला प्रश्न, ए नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाई डज द पोएट आस्क द क्वेश्चन इन द फर्स्ट लाइन। इसका हिंदी मतलब है कवि पहले लाइन में प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट डिड नॉट नो अबाउट द लैंग्वेज एंड द आइडिया मेड हर टू सिंग द सॉन्ग वाइल शी वाज रीपिंग द ग्रेन्स। इसका हिंदी में मतलब है कि कवि को उसकी भाषा के बारे में पता नहीं था और उस आइडिया के बारे में जो फसल काटते समय गीत क्यों गा रही थी। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ट बाय प्लेंटिव नंबर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सैड म्यूजिक, क्योंकि प्लेंटिव नंबर्स का यहाँ पे जो सिनोनिम है वह सैड म्यूजिक है। उसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैव बीन वन ऑफ द थीम ऑफ द सॉन्ग। इसका मतलब है गाने का, जो गाना लड़की गा रही थी उस गाने का थीम क्या हो सकता था, तो इसका आंसर हो जाएगा थीम्स ऑफ द सॉन्ग अ सैड फोल्क सॉन्ग अबाउट ओल्ड सोरो ऑफ वार्स। इसका मतलब है सैड फोल्क सॉन्ग, मतलब कि एक दुखद, यहाँ पे कह सकते हैं दुखद लोकगीत, अबाउट ओल्ड सोरो मतलब पुराने दुखों के बारे में, ऑफ वार्स जो कि वार्स के दौरान थे, यानी कि वार्स जो लड़ाई झगड़ा होती थी उस समय के। तो दोस्तों अब आता है हमारे सामने सेक्शन बी, वर्ड पावर। तो दोस्तों सेक्शन बी में यहाँ पे हमें पोयम से एक यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, एंड ओवर द सिक्कल बेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, एंड ओवर द सिक्कल बेंडिंग। अब इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अ सिक्कल इज अ शॉर्ट हैंडेड फार्मिंग टूल विद अ सेमी सर्कल ब्लेड। एक सिकल क्या है, एक सिकल एक शॉर्ट हैंडेड यानी कि छोटा हाथ से छोटा बेट कह सकते हैं, वो फार्मिंग टूल है, मतलब खेती करने के लिए एक औजार है, विद अ सेमी सर्कुलर ब्लेड जो कि एक अर्धवृत्त जैसा एक ब्लेड उसमें होता है, यूज्ड बाय अ फार्मर जिसका यूज एक किसान के द्वारा किया जाता है, फॉर कटिंग कॉर्न फसल काटने के लिए, वीट एट्सेट्रा जैसे कि गेहूँ वगैरह काटने के लिए। गिवन बिलो आर सम मोर टूल्स, नीचे यहाँ पे कुछ और भी टूल्स दिए गए हैं। नेम द पर्सन हु नीड देम, तो उन पर्सन का नाम बताना है जिन्हें इन टूल की आवश्यकता पड़ती है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऊपर में जो बताया गया है कि एक जो हंसुआ, अपने भाषा में भी जो बोलते हैं हंसुआ, धान वान काटने का या फिर गेहूँ वगैरह काटने का काम आता है, एक छोटा बेट होता है और सेमी सर्कुलर ब्लेड यानी कि जो धार वाला जो पोर्शन होता है लोहे का जो होता है उसको सेमी सर्कुलर ब्लेड बोला गया है। तो वो काम किसके लिए आता है, फार्मर के लिए आता है, यानी कि हंसुआ का काम फार्मर को है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे बहुत सारे और भी टूल्स दिए गए हैं, उन टूल्स की सहायता से यानी कि आपको क्लू दिया हुआ है, अब उस पर्सन का नाम बताना है जिन्हें इन टूल की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे सामने पहला टूल है सा यानी कि होता है आपका आरी। तो आरी की ज़रूरत किसे पड़ता है, तो इसे आरी की ज़रूरत पड़ता है बढ़ई को, बढ़ई को अंग्रेजी बोलते हैं कारपेंटर, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कारपेंटर। उसके बाद है ब्रश, तो ब्रश की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों पेंटर को, जो पेंट वगैरह करते हैं उनको पेंटर को ब्रश की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटर। इसके बाद नेक्स्ट टूल है सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची, तो कैंची की ज़रूरत दोस्तों
बार्बर या फिर टेलर, यानी कि नाई को भी बाल वाल काटने के लिए कैंची की ज़रूरत पड़ती है, या फिर टेलर लोग को भी, दर्जी लोगों को भी कपड़े वगैरह काटने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों में से किसी आंसर को भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टूल फिर से दे दिया ब्रश। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्रश दोबारा से दिया है या फिर गलती से दिया गया है। तो दोबारा से अगर दिया होगा तो दोस्तों एक आर्टिस्ट लोग जो है इनकी पेंटिंग वगैरह जो करते हैं, जो डायग्राम में कोई चीज़ चित्र वगैरह बनाते हैं, तो एक वो तो पेंटर हो गए, और एक आर्टिस्ट, वो तो आर्टिस्ट हो गए, और एक पेंटर जो दीवार वगैरह पेंट करते हैं, घर को पेंट करते हैं, उनको भी ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप एक ब्रश के लिए लिख सकते हैं पेंटर, यानी कि जो घर और पेंट करते हैं उनके लिए, और एक लिख सकते हैं आर्टिस्ट के लिए। तो इसका आंसर लिख देंगे दोस्तों आर्टिस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट टूल है दोस्तों होस पाइप। सबसे पहले जानना होगा कि होस पाइप होता क्या है। तो होस पाइप दोस्तों जो मोटर वगैरह में लगाते हैं ना, पाइप कह सकते हैं अपने भाषा में, जो मशीन से पाइप को निकालते हैं, आपको स्क्रीन पे मैं शो करता रहा हूँ, तो इसी पाइप को दोस्तों होस पाइप कहा जाता है। तो इस पाइप की ज़रूरत किसको पड़ती है? इस पाइप की ज़रूरत दोस्तों प्लम्बर को पड़ती है। प्लम्बर यानी जो पाइप वाइप फिटिंग करने वाले होते हैं ना, उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लम्बर। तो नेक्स्ट टूल है दोस्तों एनविल। सबसे पहले आप देख लीजिए एनविल के, आपको स्क्रीन पे मैं शो कर दे रहा हूँ। तो यही टूल है दोस्तों एनविल। इस टूल का यूज़ लोहे के काम करने वाले लोग जो होते हैं वो करते हैं। तो उन्हें लोहार बोला जाता है, अंग्रेजी में उनको ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। तो ब्लैक स्मिथ इसका यूज करते हैं। तो एनविल जो टूल है वो किस पर्सन से रिलेटेड है? तो यह हो जाएगा आपका ब्लैक स्मिथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है प्लायर्स। प्लायर्स यानी प्लास। तो प्लास की आवश्यकता किसको पड़ती है दोस्तों? प्लास की आवश्यकता इलेक्ट्रिशियन लोगों को पड़ती है, जो इलेक्ट्रिक यानी कि लाइन वगैरह का काम जो करते हैं, उन्हें प्लायर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का आवश्यकता किसको पड़ती है दोस्तों? तो इसकी आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सक लोगों को, मरीज की जांच करने के लिए, उनकी दिल की धड़कन को नापने के लिए इस स्टेथोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर। उसके बाद नेक्स्ट टूल है दोस्तों हैंड कप्स। हैंड कप्स का यूज़ किसको पड़ता है दोस्तों? तो हैंड कप्स का मतलब होता है हथकड़ी। तो हथकड़ी दोस्तों जेलर लोग से रिलेटेड है, यानी कि जेलर लोग जो इसको कैदी को पकड़ते हैं, हथकड़ी लगाते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है दोस्तों सीविंग मशीन टूल। तो सीविंग मशीन टूल का मतलब है सिलाई मशीन। तो ये तो आपको पता होगा, सिलाई मशीन जो है टेलर से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आज 10 सोलेटरी रीपर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 7 या क्लास 8 किसी क्लास का भी जो है प्रॉपर आपको डेडिकेटेड वीडियो मिले, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।